हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं हमारी पुस्तक बेतान का पहला पार्ट सिल्वर वेडिंग। ये कहानी मनोहर जोशी द्वारा लिखी हुई है, तो हम इसका सारांश पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये कहानी है किस बात पर। तो इसके बारे में देखिए, सिल्वर वेडिंग के लेखक मनोहर जोशी हैं। इस कहानी के जरिए उन्होंने दो पीढ़ियों के बीच का अंतराल यानी जेनरेशन गैप के अंतर्द्वंद को दर्शाया है। ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें दो पीढ़ियों का आपस का अंतर है। जेनरेशन मतलब जब एक पीढ़ी माता पिता और उनके बच्चे, हर माता पिता और उनके बच्चे के बीच में आपस में एक गैप होता है। गैप मतलब कुछ दूरियां बन जाती हैं। वो दूरियां मानसिक भी होती हैं, हमारी सोच की दूरियां हो सकती हैं, हमारे स्टैंडर्ड की दूरियां हो सकती हैं, हमारी पढ़ाई और टेक्नोलॉजी की दूरियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हम हर दिन प्रगति करते हैं। तो यहाँ पर उन दो पीढ़ियों के बीच का अंतराल है और उसके अंदर अंतर्द्वंद को दर्शाया गया। अंतर्द्वंद कहते हैं अंदर ही चलने वाला युद्ध, जो हमारे मन का जो युद्ध चल रहा होता है, ये सही ये गलत, ये करें ये ना करें, ऐसे द्वंद की कहानी है ये। यानी ये कहानी दो पीढ़ियों, पुरानी पीढ़ी व नई पीढ़ी के विचारों व जीने के तौर तरीकों के अंतर को स्पष्ट करती है। ये कहानी जो है वो दो पीढ़ियों के, जो पुरानी पीढ़ी है वो और नई पीढ़ी के जो तौर तरीके हैं जीने के। हम अलग तरीके से जीते, हमारे माता पिता अलग तरीके से जीते थे, हमारे बच्चे अलग तरीके से जीते हैं। तो हम लोगों के बीच में, सबके बीच में ये अंतर होता है। तो उसी अंतर को दिखाने वाली ये एक कहानी है। कहानी में विशेषता क्या है? मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता समाज एक ओर उपलब्धियां समेटता, दूसरी ओर मनुष्यता के मूल्यों को खोता हुआ समाज है। अभी इस कहानी में क्या है कि हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि पिछली पीढ़ी से आज की पीढ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। हम लोगों से हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आधुनिक हैं। आधुनिक से मतलब तकनीकी के क्षेत्र में भी आधुनिक है। हमको तकनीकी का इतना ज्ञान नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ आता है। मोबाइल चलाना तो आप पैदा होते हैं और 6 महीने बाद मोबाइल हाथ में ले लेते हैं बच्चे। तो ये जो अंतर है, ये पुरानी पीढ़ी को समझ में नहीं आएगा। आपके जो बाबा दादी हैं या कोई ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनको लगेगा ये क्या है, कैसे चलाएं, इसको नहीं चलाना आता। लेकिन बच्चे को मोबाइल चलाना बहुत आसानी से आ जाता है। तो ये जो आधुनिकता है, इसमें हम उपलब्धियां समेट रहे हैं। बहुत सी हमको उपलब्धियां मिलती हैं, लेकिन इन उपलब्धियों के साथ साथ हम क्या खो रहे हैं, ये इस कहानी में दर्शाया गया है कि हम अपने जीवन के मनुष्य होने के जो मूल्य हैं उनको खोते जा रहे हैं। ऐसा नहीं हम सब कुछ खो रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हमें मिल रहा है। हम उपलब्धियां भी समेट रहे हैं, उपलब्धियां अंदर समेट रहे हैं, लेकिन अपने जीवन के मूल्यों को हम खोते जा रहे हैं। अब इस कहानी में जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर, यह दो वाक्य इस कहानी के बीज वाक्य हैं। बीज वाक्य मतलब सेंटर सेंटेंसेस हैं। ये दो वाक्य ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। पहला है जो हुआ होगा। जो हुआ होगा मतलब कुछ हुआ होगा, पता नहीं, अनसर्टेन। और समहाउ इम्प्रॉपर, कुछ तो गड़बड़ है दया मतलब कुछ अभी ठीक नहीं लग रहा। तो यहाँ पर जो हुआ होगा में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है कि जो हुआ होगा ठीक है, जैसा था वैसा हमने उसको स्वीकार कर लिया, हम ज़्यादा उसमें सोच विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और समहाउ इम्प्रॉपर में एक निर्णय की स्थिति है, मतलब एक निर्णय लिया गया कि समहाउ ठीक है चलने दो, लेकिन जो है वो कुछ इम्प्रॉपर है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ सही नहीं है। यह दोनों ही भाव कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व है। अब जो ये कहानी है, इसमें यशोधर बाबू इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। उनके अंदर मन में ये दो द्वंद्व चलते हैं। क्या द्वंद्व चलते हैं? जो हुआ होगा, कभी तो वो निर्णय की स्थिति नहीं ले पाते कि अच्छा कुछ हुआ होगा, पता नहीं, अनसर्टेनिटी है, मालूम नहीं। और कभी कभी समहाउ इम्प्रॉपर, उनको बहुत कुछ गलत लगता था लेकिन मजबूर थे और वो निर्णय ले लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये तो हमारी पीढ़ियों का अंतर है, और वो उसको छोड़ देते थे, इग्नोर कर देते। वे बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर है, यह भी अनुभव करते हैं। अब उनके जो बच्चे थे वो तरक्की कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, वो अपने बच्चों की तरक्की से तो खुश थे, लेकिन कहीं कहीं उनको लगता था कि कुछ ठीक नहीं लगता है, ये जो तरक्की है ये भी कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? उनको वो लगता था कि ये कैसी खुशहाली है।
खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। आज का क्या हो रहा है बच्चों, आज हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, नई नई अच्छी अच्छी नौकरियां पा रहे हैं, लेकिन साथ ही क्या हो रहा है, साथ ही बच्चे अपने माता पिता से, अपने रिश्तों से, अपने भाई बहनों से दूर होते जा रहे हैं। हमको लगता है कि हम बस जो जिंदगी है वो हमारी अपनी है, हम बस अपने लिए जिएंगे। तो ये भी क्या नौकरी है, ये भी क्या खुशहाली, वो खुशी भी क्या खुशी जिसमें अपने शामिल ना हो। एक कहावत आपने सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर कोई मोर जंगल में नाचता है तो नाचता रहे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। वही मोर अगर कहीं किसी लोकेलिटी में आ जाता है और वो नाचता है पंख फैला के, तो 4 लोग उसको देखने वाले होते हैं। तो अगर आपकी खुशी में आपके अपने शामिल नहीं तो वो खुशी बेकार है। तो यही यशोधर बाबू को इसमें लगता था। इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक तत्वों की तलाश के रूप में पढ़ा जा सकता है। अब इस कहानी का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारा देश विकसित हो रहा है, बराबर विकास कर रहा है, लेकिन कुछ प्रॉपर विकास हो सके उसके लिए कुछ तत्व ऐसे हैं जो बाधक हैं। हम अपनी तरक्की में अगर हम अपने बड़ों को भूल रहे हैं, अपने घर परिवार को भूल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं, तो ये तरक्की हमारी तरक्की नहीं है। इसमें ये तत्व बाधक हैं। तो वो कौन से तत्व बाधक हैं उसके बारे में ये कहानी है कि ऐसा कुछ है हमारे समाज में जो हमारी तरक्की, हमारी जो विकास है उसमें बाधा उत्पन्न करता है और हम सही मायने में विकसित नहीं हो रहे हैं। पहले के लोग भी विकसित थे, वो भी विकास करते थे, लेकिन अपने घर परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने आस पड़ोस को लेके चलते थे। आज हम कैसे हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं। हम सब अकेले अकेले रहते हैं, सिर्फ अपनी सोचते हैं। जिस दिन माँ बाप से मतलब खत्म, माँ बाप को किनारे रख देते हैं। हम पूछते भी नहीं। कितने बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो ये सब जो हमारे समाज में बुराइयां पनप रही हैं उनके ऊपर ये कहानी का सारांश देखते हैं। कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू पुराने ख्यालात के व्यक्ति हैं जो अपने परंपरागत मूल्यों, आदर्शों और अपने संस्कारों को जीवित रखना चाहते हैं, मगर उनके बच्चे नए जमाने के हिसाब से जीवन जीने के विश्वास करते हैं। अभी इसमें जो यशोधर बाबू हैं वो इस कहानी के मुख्य चरित्र हैं। और वो कैसे हैं, वो परंपरागत मूल्यों को जीवित रखना चाहते हैं। परंपरागत जो सदियों से चले आ रहे मूल्य हैं उनको वो जीवित रखना चाहते हैं और आदर्शों और संस्कारों पर जीवन जीना चाहते हैं। और वो पुराने ख्यालात के इंसान हैं, मतलब उनके ख्याल कैसे हैं, विचारधारा उनकी पुरानी है, मगर उनके बच्चे जो हैं वो नए जमाने के बच्चे हैं और उनके हिसाब से वो जीवन जीने में विश्वास नहीं करते। बच्चे जो हैं वो कैसे जीवन जीना चाहते हैं, वो नए जमाने के हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं, पिताजी के ख्यालों पर चलने वाले नहीं हैं। और यही अंतर्द्वंद है, ये अंतर्द्वंद इस कहानी के माध्यम से बताया गया है बच्चों। लेकिन ये अंतर्द्वंद हर पीढ़ी में होता है और हर समाज में होता है। आज हम अपने बच्चों से कुछ बातें हमें लगती हैं कि ठीक नहीं है, कल उन बच्चों को अपने बच्चों से लगेंगी, अगले जनरेशन में उनके बच्चों को उनके बच्चों से लगेगी। क्यों? क्योंकि ये जनरेशन गैप इसी को कहते हैं, जो हमारी पीढ़ियों का अंतर होता है, हमारी सोच का अंतर होता है। उनकी पत्नी भी समय के साथ साथ अपने आप को बदलकर आधुनिक तौर तरीके अपना चुकी हैं। अभी जो यशोधर बाबू की पत्नी थी वो अपने बच्चों के प्रेम में थी कि बच्चे जो कहते थे वो मम्मी मान लेती थी, और थोड़ी सी आधुनिकता को उन्होंने अपने अंदर समेट लिया था और अपने आप को चेंज कर लिया था, बदल गई थी वो, और आधुनिक तौर तरीके उन्होंने अपना लिए थे। लेकिन यशोधर बाबू अपने आप को बदलने को राजी नहीं थे। अभी यशोधर बाबू बिल्कुल तैयार नहीं थे कि मैं बदलूं, वो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहते थे। और यही बात उनके व परिजनों के बीच टकराव की वजह बनी, और इसी कारण से उनके और उनके बच्चों के बीच में टकराव होता था कि वो बदलना नहीं चाहते थे और बच्चे अपने हिसाब से जीना चाहते थे। यशोधर पंत एक सरकारी दफ्तर में सेक्शन अफसर के पद पर तैनात थे और दिल्ली के गोल मार्केट में रहते थे। अभी उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो दिल्ली के गोल मार्केट वाले एरिया में रहते थे और सेक्शन अधिकारी के पद पर किसी सरकारी दफ्तर में काम करते थे और बहुत ही पुरानी मान्यताओं के सीधे सरल व्यक्ति थे। वो पुरानी बातों को मानते थे और बड़े सीधे सच्चे इंसान थे। लेकिन परिवार के सभी सदस्य आधुनिक जीवन शैली अपना चुके थे। उनके घर परिवार के जितने लोग थे वो सब लोग आधुनिक शैली को अपना चुके थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी जो कभी पूर्ण रूप से उन्हीं की तरह संस्कारी थी, अब उसने भी बच्चों की मर्जी के अनुसार आधुनिक तौर तरीके अपना लिए थे और वे मॉडर्न बन चुकी थी। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो समय के अनुसार अपने बच्चों के साथ उनके रंग में रंग गई और वो मॉडर्न हो गई। उन्होंने पूरी तरह से आधुनिकता को अपना लिया था। इसी कारण यशोधर बाबू का अपने परिवार वालों के साथ मतभेद चलता रहता था। इसीलिए यशोधर बाबू और उनके परिवार वालों के बीच में तकरार जो है वो मतभेद चलता रहता। यशोधर बाबू अपनी मॉडर्न पत्नी को शायनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर
कहकर मजाक बनाते थे। अब वो अपनी पत्नी का भी मजाक बनाते थे कि क्या ये तुमको बच्चों की तरह आधुनिकता का भूत सवार हुआ है। और वो अपनी पत्नी को क्या कहते थे, शाइनल बुढ़िया, मतलब शान दिखाने वाली बुढ़िया, चटाई का लहंगा, मतलब ये क्या तुमने लहंगा चटाई का बना करके पहन लिया, मतलब पुरानी चीज़ को नया बना दो। तो तुम तो बूढ़ी हो, तुम तो पुराने ज़माने की हो, तुमने ये क्या लहंगा पहन लिया है। बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे, मतलब बूढ़ी होकर के तुम्हारे मुँह पर मुहासे आ रहे हैं। मुहासे कब आते हैं, जवानी में आते हैं, बुढ़ापे में नहीं आते हैं। तो वो अपनी कहती बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे। लोग तमाशा करते हैं और बूढ़े होने के बाद भी नए होने का, जवान होने का तमाशा दिखाते हैं लोगों को। तो ये अपनी पत्नी का मजाक बनाते थे। पत्नी बच्चों के प्यार में मॉडर्न हो गई थी अभी, लेकिन पत्नी जो थी वो अपने बच्चों के प्यार में मॉडर्न हो गई थी। उन्होंने बच्चों की बात को मान लिया था। यशोधर बाबू के 3 बेटे और 1 बेटी थी। अभी यशोधर बाबू के 3 बच्चे थे, 3 लड़के और 1 लड़की, यानी टोटल 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा भूषण, अभी आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे बच्चों, पात्रों के नाम याद रखें। उनका पहला बड़ा बेटा जो था उसका नाम था भूषण। वो 1500 रुपये माह के वेतन पर एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। अब ये कहानी भी पुराने समय की है, तो 1500 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो 1500 रुपये पर किसी विज्ञापन कंपनी में काम करता था। साधारण लड़का और असाधारण वेतन वाली नौकरी यशोधर जी को समझ नहीं आती थी। अभी लड़का जो था वो साधारण था। अभी माता पिता को पता होता है कि हमारे बच्चे कैसे हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं या एवरेज हैं। तो इनका बच्चा साधारण था लेकिन असाधारण वेतन वाली नौकरी, लेकिन उसको वेतन तो बहुत अच्छा मिलता था, 1500 रुपये की नौकरी थी उसके पास। तो ये बात इनको कुछ समझ नहीं आती थी। उनको लगता था है तो नहीं इस लायक, लेकिन इतनी बड़ी नौकरी कैसे मिल गई इसको, कुछ तो गड़बड़ है। तो दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। अब जो 2nd नंबर का बेटा था वो IAS की तैयारी कर रहा था और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका जा चुका था। अभी तीसरा वाला अमेरिका चला गया था। बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। बेटी भी जाना चाहती थी कि मुझे भी अमेरिका भेज दो, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। इसीलिए वह विवाह के लिए तैयार नहीं थी। अभी बेटी से कहते होंगे कि विवाह हो जाए तुम्हारा, तो वो तैयार नहीं थी कि नहीं, मुझे अमेरिका जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि यशोधर बाबू अपने दफ्तर में बैठे हुए अपनी घड़ी को देखते हैं, जो उस वक्त ठीक शाम के 5:25 बजा रही थी। अभी कहानी की जब शुरुआत होती है तो उसमें वो अपनी घड़ी देखते हैं, उसमें 5:25 हो रहे हैं। अपनी घड़ी को 5 मिनट सुस्त बताते हुए वो जैसे ही दफ्तर से घर के जाने के लिए उठ खड़े हुए तो दफ्तर के एक कर्मचारी चड्ढा ने उनकी घड़ी पर व्यंग कसते हुए घड़ी को चूनेदानी कहा। अभी उनकी घड़ी में 5 मिनट बाकी थे। तुमने कहा मेरी घड़ी स्लो लगती है, और वो उठ खड़े हुए कि नहीं 5:30 हो गए होंगे, ये घड़ी पुरानी है तो ये स्लो हो गई होगी। तो जैसे ही वो उठे तो उसी दफ्तर में एक और जो अधिकारी बैठा था, कर्मचारी, चड्ढा नाम था उसका, उसने उनका मजाक बनाया। अब वो यंग था, जवान लड़का था, उसने इनका मजाक बनाया और उनसे कहा अरे आपकी घड़ी पुरानी हो गई है, चूनेदानी है ये, मतलब उसका मजाक बनाया। अब आप डिजिटल घड़ी ले लीजिए। अब जब उन्होंने ये बात कही तो उनको बहुत खराब लगा यशोधर बाबू को कि मेरी घड़ी को ये पुरानी कह रहा है और चूनेदानी मतलब मजाक बना रहा है। तो उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया और उसकी बात का जवाब देते हुए यशोधर बाबू से बताते हैं कि ये घड़ी उन्हें शादी में उपहार स्वरूप मिली थी। अब उन्होंने उसको अच्छा ऐसी नहीं है, मुझे ये शादी में मिली थी। शादी कब हुई थी? अब लोगों ने पूछा अच्छा आपकी शादी कब हुई? तो उन्होंने बताया अरे वो 6 फरवरी 1947 में मेरी शादी हुई थी, तब से चल रही है ये घड़ी। तो ये जब बात बताई होगी तो लोगों को पता चल गया कि इनकी शादी किस डेट को हुई, किस ईयर में हुई। तो उन्होंने कहा अच्छा 25 साल हो गए, आज तो 6 फरवरी है, इसका मतलब आपकी आज 25वीं सालगिरह है। इसीलिए उन्हें यह बेहद प्रिय है। बातों बातों में उन्होंने दफ्तर वालों को यह पता लग जाता है कि उनकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। आज उनकी सिल्वर वेडिंग, शादी की 25वीं साल, और बातों बातों में लोगों को ये बात पता चलती है। तो यशोधर बाबू से पार्टी मांगने लगते हैं। अब वो सारे लोग जो है वो यशोधर बाबू से कहते हैं अरे आज तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, आप तो पार्टी दीजिए। यशोधर बाबू 30 रुपए उन्हें पार्टी के लिए देते तो हैं, मगर खुद उस चाय पार्टी में शामिल होने के बजाय अपने घर को निकल पड़ते हैं, जबकि वे इसे गोरों के चोचले मानते थे। अब वो उनको पैसे निकालते, पर्स खोलते, 30 रुपए देते कि ठीक है आप लोग चाय पार्टी कर लीजिए, लेकिन वो उसमें खुद शामिल नहीं होते, वो अपने घर जाने के लिए निकल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये सब गोरों के चोचले लगते हैं। गोरों के चोचले जो अंग्रेज थे ये उनके चोचले हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये सब पाश्चात्य सभ्यता है, मतलब जो पश्चिम की सभ्यता है उसमें हम ये सब बर्थडे, एनिवर्सरी, ये सब हमारे देश में हमारी परंपरा नहीं है। हम लोग इस तरह से कोई एनिवर्सरी, कोई वर्षगांठ नहीं मनाते। हमारे यहाँ अगर जन्मदिन मनाया जाता है तो हम लोग उस दिन प्रसाद बांटते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं। ये केक काट करके और इस तरह की परंपरा हमारी नहीं है। हमने धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता को अपना लिया है। हमारी जनरेशन
इसको ठीक मानती है, लेकिन हमसे पुरानी जनरेशन जो थी वो इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानती। आज भी कुछ लोग इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानते, लेकिन आज के बच्चे इसको खूब एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा लेते हैं। ये आजकल फादर्स डे, मदर्स डे, ये सब क्या है? ये सब पहले नहीं होता था। हम लोग नहीं मनाते थे फादर्स डे, मदर्स डे, लेकिन आज के बच्चे इसको एंजॉय करते हैं और दूसरी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। तो पुरानी सभ्यता को ये सब कुछ समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, कुछ ठीक नहीं लगता। कहते कुछ नहीं है, हम अपने बच्चों की खुशी में खुश रहते हैं, हम कुछ नहीं कहते, इग्नोर कर देते हैं या उनका साथ दे देते हैं, लेकिन हमको ये सब बातें ठीक नहीं लगती। और यही 2 पीढ़ियों का अंतर है, इसी को हम जेनरेशन गैप। अचानक यशोधर बाबू को किशन दा यानी बड़े भाई की याद आती है, जो ऑफिस में चाय पानी पीने, गप्पे लड़ाने के समय कोई बर्बादी मानते थे। अभी इनके कोई किशन दा थे, जिनको ये दा कहते थे। दा मतलब दादा यानी बड़ा भाई, बड़े भाई को दादा कहा जाता है। तो वो उनके बड़े भाई थे, उनको याद आ जाती है, जो कहते थे कि ये ऑफिस में चाय पानी पीना तो समय की बर्बादी है। ऑफिस क्यों आते हैं हम? काम करने। हमको पैसे किसके मिलते? काम करने के। तो चाय पानी क्यों पीना? तो ऑफिस में चाय पानी पीना जो है वो इनके हिसाब से समय की बर्बादी है, किशन दा के हिसाब से, जो इनके भाई थे, जो बड़े, जिनको अपने भाई माना करते। गप्पे लड़ाने की समय की बर्बादी मानते थे। वो किशन दा की कही हुई सभी बातों का अनुसरण किया करते थे। उनको ही अपना मार्गदर्शक व आदर्श मानते थे। अभी यशोधर बाबू किशन दा को, जिनको ये बड़ा भाई मानते थे, उनको अपना आदर्श मानते थे, उनकी कही हुई बातों पर चलते थे, उनकी हर बात का अनुसरण मतलब पीछे चलना। जब यशोधर बाबू मैट्रिक पास करके दिल्ली आए थे तो किशन दा ने उन्हें अपने घर में शरण दी थी। सरकारी नौकरी करने के लिए उस समय उनकी उम्र कम थी, इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ समय के लिए अपने घर में रसोइया बना दिया था और बाद में उन्हें अपने ही ऑफिस में नौकरी दिलवा दी। अभी जो किशन दा थे, जब ये यहाँ पर शहर में आए थे, मैट्रिक पास करके दिल्ली आए थे, तो दिल्ली जैसे बड़े शहर में कोई और नहीं था। ये जो किशन दा थे, इन्होंने इनको अपने घर में रख लिया। पहले तो अपने घर में नौकरी दे दी, रसोइया बना दिया कि अच्छा चलो तुम खाना वाना बनाओ, कुछ और काम दे दिया। फिर बाद में अपने ही ऑफिस में इनकी नौकरी लगवा दी थी। तो किशन दा ने इनको जब दिल्ली आए तो सबसे पहले पनाह दी, इनकी देखभाल करी और इनका हर समय मार्गदर्शन किया। तो ये उनको बड़े भाई की तरह माना करते थे। यशोधर बाबू के जीवन व चरित्र निर्माण में किशन दा का बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी जब इनका जो जीवन था उसमें किशन दा का बहुत बड़ा योगदान था। इनके चरित्र निर्माण में भी किशन दा का योगदान था। चरित्र निर्माण, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, हम भी किसी ना किसी से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, किसी से हम प्रभावित हो जाते हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे चरित्र पर पड़ता है। तो किशन दा का प्रभाव इनके चरित्र पर बहुत था और इनके चरित्र को बनाने वाले कौन थे? किशन दा ही थे। उन्होंने किशन दा से ही ऑफिस में रहने व कार्य करने के तौर तरीके सीखे। अब किशन दा ने इनको जीवन ही नहीं सिखाया, ऑफिस में भी काम करने का तरीका किशन दा ने ही सिखाया कि कैसे बात करो, कैसे काम करो, क्या करो, ये सब किशन दा से सीखा। किशन दा आजीवन अविवाहित है। अभी किशन दा के बारे में बात करी जा रही है कि किशन दा जो थे वो आजीवन, पूरे जीवन भर विवाहित नहीं थे, उन्होंने शादी नहीं करी थी। उनका जीवन बहुत ही सरल व सादगी भरा था। वो धार्मिक व परोपकारी व्यक्ति थे। वो अपने आदर्शों पर चलते थे, वह समाज सेवा का कार्य करते थे, वो सभी के मार्गदर्शक थे। अभी आपसे किसी प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि किशन दा के बारे में क्या जानते हो, उनके बारे में लिखो। तो आप लिखेंगे कि किशन दा यशोधर बाबू के मार्गदर्शक थे। उनके चरित्र को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। सभी कुछ उन्होंने किशन दा से सीखा। उनको जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने पनाह दी, उनको अपने घर में रसोइया की नौकरी दी, बाद में अपने ही ऑफिस में उनकी नौकरी लगवा दी। नौकरी कैसे करनी है, ऑफिस में कैसे काम करना है, ये भी सिखाया। और वो खुद कैसे थे? अविवाहित रहे पूरे जीवन, सीधे सच्चे सरल आदमी थे, धार्मिक थे, परोपकारी व्यक्ति थे, सदा सबकी मदद करते थे और आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे, मतलब आदर्श व्यक्ति थे वो। और वो समाज सेवा करते थे, बहुत लोगों की मदद करते थे और वो सभी का मार्गदर्शन करते थे, यानी सबको रास्ता दिखाते थे कि कैसे चले। वो पहाड़ कुमाऊं उत्तराखंड से नौकरी के लिए आने वाले लोगों के रहने खाने का कि अपने घर में ही व्यवस्था करते थे। अभी वो किशन दा जहाँ के थे, कुमाऊं उत्तराखंड के, वहाँ से अगर कोई भी कभी आ जाता था तो उनके रहने खाने का इंतजाम वो अपने घर में कर लिया करते थे। उनको वो अपने लोग लगते थे और सबकी मदद करना उनका नेचर था, व्यवहार था। उनकी नौकरी ढूंढने में भी मदद करते थे। वो अपनी सभ्यता संस्कृति से प्रेम करते थे। यशोधर बाबू ने उनसे यह सब सीखा और उनका अपने जीवन में अनुसरण किया। अभी यशोधर बाबू ने ये सब कुछ किससे सीखा था? किशन दा से सीखा था और अपने जीवन में इसका अनुसरण भी किया। मतलब उन्होंने
सब कुछ सीखा भी उनसे और अपने जीवन में इसको उतार लिया, अपने जीवन में इसको उतारा। वो भी इसी तरह से लोगों की मदद करते थे और जिसकी भी जैसे भी मदद हो सकती थी वो लोगों की मदद किया करते थे किशन दा। क्यों? क्योंकि उनको किशन दा बहुत पसंद थे और इनका जो चरित्र था वो भी किशन दास से पूरी तरह प्रभावित। यशोधर बाबू की एक निश्चित दिनचर्या थी। वो पैदल ही घर से ऑफिस जाते और शाम को 5 बजे ऑफिस के बाद सबसे पहले बिरला मंदिर जाते थे। अभी इनकी एक निश्चित दिनचर्या दिन में होने वाले क्रियाकलाप जो थे वो बिल्कुल निश्चित थे। सुबह उठेंगे, इतने बजे उठेंगे, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो निश्चित दिनचर्या थी। क्या दिनचर्या थी? वो सुबह उठते थे, पैदल ही घर से ऑफिस जाते और शाम को 5 बजे ऑफिस के बाद सबसे पहले बिरला मंदिर जाते। जब वो ऑफिस से 5 बजे उठते थे तो वहां से वो बिरला मंदिर जाया करते थे सबसे पहले। फिर पार्क में थोड़ी देर बैठते थे और बैठकर प्रवचन सुनते थे। प्रवचन भगवान के नाम पे जो उपदेश होते हैं, जो प्रवचन होते हैं मंदिरों में, वो सुना करते थे। उसके बाद सब्जी मंडी जाते, जाकर सब्जी खरीदते और पैदल ही घर पहुंच जाते थे। इस तरह 5 बजे ऑफिस से निकल के 8 बजे के बाद ही वो अपने घर पहुंचते थे। 5 बजे ऑफिस से निकलते थे और 8 बजे घर पहुंचते थे। 5 से 8 वो मंदिर जाते, पार्क जाते, सब्जी खरीदते, प्रवचन सुनते, फिर वो घर आते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। हालांकि वो जब ऑफिस पैदल ही जाने लगे, लेकिन पहले साइकिल से जाते थे, अब वो पैदल जाने लगे, पहले वो साइकिल से जाया करते थे। उनके बच्चे अब बड़े हो चुके थे जिन्हें उनका साइकिल से ऑफिस जाना पसंद नहीं। पहले ये साइकिल से जाते होंगे पर बच्चों ने कहा नहीं पापा आप साइकिल से जाते तो अच्छा नहीं लगता, तो बच्चों को पसंद नहीं, तो इन्होंने साइकिल भी छोड़ दी और पैदल जाने लग गए। स्कूटर इन्हें पसंद नहीं था। अब बच्चे कहते होंगे कि स्कूटर ले लीजिए, तो वो स्कूटर इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। इनको स्कूटर बिल्कुल पसंद नहीं लगता था। अब कार वो खरीद नहीं सकते थे, कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पैसे नहीं थे, तो फिर इन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। इसीलिए उन्होंने पैदल ही जाना आना शुरू कर दिया। आज भी वो रोज की तरह दफ्तर से पहले सीधे बिरला मंदिर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में अचानक उनकी नज़र एक क्वार्टर पर पड़ी जिसमें कभी किशन दा रहते थे। अभी वो रोज की तरह उस दिन भी ऑफिस से घर जा रहे थे, मंदिर की तरफ, दफ्तर से मंदिर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में क्वार्टर पर एक कोई कमरा था, उस पर नज़र पड़ी। उनको याद आ गया कि अच्छा इसी कमरे में किशन दा रहा करते थे। उस क्वार्टर को तोड़कर वहां 3 मंजिला मकान बना दिया था। अभी वो जो पहले पुराना क्वार्टर रहा होगा उसको तोड़ करके 3 मंजिला मकान, वहां पर 3 मंजिल बना दी गई थी। उनके बच्चे भी चाहते थे कि वो भी अब अपने पद के अनुसार बड़ा मकान ले लें, लेकिन उन्होंने वही जगह पसंद की थी, इसीलिए वहां से कहीं और नहीं जाना चाहते थे। अभी यशोधर बापू ने वहां पर मकान ले लिया था उसी जगह पर, और इनके बच्चे चाहते थे कि अब तो हम लोग बड़े ज़्यादा लोग हो गए, कहीं अच्छा बड़ा घर ले लें, लेकिन इन्होंने कहीं भी जाना पसंद नहीं किया। ये वही रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसी जगह पर आसपास ही किशन दा रहा। यशोधर बाबू और उनके बच्चों के बीच अक्सर विचारों का टकराव चलता रहता था। अभी बच्चे और पिताजी के बीच में अक्सर टकराव या द्वंद्व चलता था, लड़ाई होती थी। कुछ वो कहते थे, कुछ ये कहते थे, उनको पसंद नहीं आती थी, इनकी उनको पसंद नहीं आती थी। ऐसे में कभी कभी वो सोचते कि काश किशन दा की तरह वो भी अविवाहित रहते और समाज सेवा में अपना जीवन लगा देते। जब इनके बच्चों से झगड़ा होता था या बातचीत का टकराव होता था, झगड़ा मतलब वैसा लड़ाई झगड़ा नहीं, बातों का टकराव होता था, इनको अच्छा नहीं लगता था बच्चों का इनकी बात को ना मानना, या बच्चों को इनका अच्छा नहीं लगता था इनकी बातें, उस समय इनके मन में एक विचार आता था कि काश मैं भी किशन दा की तरह अविवाहित रहता, मैंने विवाह ना किया होता, बच्चे ना होते, मैं एक आसान सादा जीवन जीता और मैं अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा देता। इस तरह से किशन दा ने अपना जीवन सेवा में लगाया, परोपकार में। लेकिन फिर उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद का समय याद आता है। अभी उनको बाद में उनके रिटायरमेंट का समय याद आता है किशन दा के, कि नहीं, किशन दा का जो रिटायरमेंट हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, उसका समय याद आता है कि जब किशन दा को किसी ने सहारा नहीं दिया और वो गांव चले गए। अब जब किशन दा रिटायर हो गए तो वो किशन दा जो सबकी मदद करते थे, सबको नौकरी दिलाते थे, अपने घर में लोगों को रखते थे, रिटायरमेंट के बाद उनको किसी ने सहारा नहीं दिया। और क्योंकि विवाह नहीं किया था, उनके अपने बच्चे नहीं थे, अपना परिवार नहीं था, और जो लोग जिनकी मदद उन्होंने करी उन्होंने किसी ने उनको सहारा नहीं दिया, तो वो अपने गांव चले गए और वहां 1 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार यशोधर बाबू के मन के भीतर विचारों का अंतर्द्वंद चलता रहा था। जो कुछ हुआ होगा पता नहीं, शायद अकेलेपन से उनकी मृत्यु जो है, पता नहीं। अभी ये जो कुछ हुआ होगा, कैसे मृत्यु हुई किसी को पता नहीं। इनके मन में जब भी किसी से पूछते तो पता नहीं चलता, तो ये लगते जो कुछ हुआ होगा पता नहीं क्या होगा, कैसे उनकी मृत्यु हो गई। अब
यहाँ पर जो कुछ हुआ होगा का मतलब क्या है? अनिर्णय की स्थिति, जो का त्यों स्वीकार कर लेना, यानी क्या हुआ होगा वही अकेलापन रहा होगा। शायद इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं था, उनको समझने वाला कोई नहीं था, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, तो शायद इसलिए उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो वो अकेलापन शायद इनको अब एहसास होता है। तो वैसे तो वो किशन दा की ज़िंदगी जीना चाहते थे, लेकिन जब उनको उनके रिटायरमेंट का समय याद आता है तो वो एकदम से मन में डर जाते कि नहीं, पता नहीं शायद इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो अकेले थे। यशोधर बाबू का मंदिर जाना, धार्मिक कार्यों में भाग लेना, प्रवचन सुनना आदि उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था। अभी यशोधर बाबू जो कुछ भी करते थे कि ये मंदिर जाते थे, प्रवचन सुनते थे, परोपकार करते, ये सब घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके बच्चे अक्सर कहते कि अभी वो इतने बूढ़े नहीं कि मंदिर जाकर प्रवचन सुने। अब वो अपने पिताजी से कि पापा कहाँ आप मंदिर में जाके प्रवचन सुनते, आप अभी इतने बूढ़े नहीं हुए कि आप मंदिर में बैठ के प्रवचन सुने। यशोधर बाबू मंदिर जाने के बाद प्रवचन सुनने तो बैठ गए, लेकिन आज उनका प्रवचन में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अभी उस दिन की बात, जब वो उठे ऑफिस से और मंदिर गए और प्रवचन सुनने लगे, तो आज उनका मन नहीं लग रहा था। उनके दिमाग में कई तरह के ख्याल आ और जा रहे थे, इसीलिए वो प्रवचन से उठकर सब्जी मंडी की तरफ निकल पड़े। तभी उन्हें याद आया कि बेटे बाजार से सामान लाने के लिए नौकर रखने को कहते हैं, मगर खुद जाना पसंद नहीं करते। अभी जब वो बाजार जा रहे थे सब्जी लेने, तो उनको याद आया कि उनके बच्चे कहते हैं पापा एक नौकर रख लेते हैं, वो सब्जी वगैरह ले आएगा, लेकिन खुद वो बाजार जाकर सामान लाना पसंद नहीं करते थे। कौन? बच्चे उनके। उनका बड़ा बेटा तो उन्हें अपना वेतन तक नहीं देता है। अभी उनको अपने ये सब ख्याल उनके मन में चल रहे थे कि मेरा बड़ा बेटा तो कभी मुझे अपना वेतन भी नहीं देता। हमारी परंपरा क्या है बच्चों, कि जब हम नौकरी करना शुरू करते हैं तो अपना वेतन लाके अपने माता पिता के हाथ में देते हैं, और फिर उसके बाद उसमें से थोड़ा सा पैसा अपने लिए खर्चे के लिए रख लेते हैं। आप माता पिता रखें या ना रखें, एक बार माता पिता के हाथ में तो हम देते हैं कि हाँ ये मेरी पहली तनख्वाह है। लेकिन इनके बेटे ने कभी अपना वेतन अपने पिताजी को नहीं दिया। अपने पैसों वो अपनी मर्जी से घर का सामान खुद ही खरीद कर लाता। बेटा सामान लाता था घर के लिए, लेकिन अपनी मर्जी से, ना कभी पिता से पूछता था, ना कभी पिता को पैसे देता था। और फिर सबको उस सामान का रौब दिखाता, और पहले सामान लाता और फिर सबको रौब दिखाता। रौब मतलब नक्शेबाजी दिखाना, देखो मैं इतना बड़ा टीवी ले आया, देखिए मैंने फ्रिज लगवा दिया, मैंने ये गाड़ी खरीद ली, जो भी, तो वो रौब दिखाता था। सब्जी मंडी से सब्जी लेकर जब यशोधर बाबू घर पहुंचे तो देखा उनका बेटा उनके घर के बाहर अपने बॉस को विदा कर रहा है। अब जब ये घर पहुंचे तो उसने देखा कि इनका बेटा अपने बॉस को, अपने अधिकारी, जो सीनियर अधिकारी होंगे, उनको विदा कर रहा था। वो उनके घर से वापस जा रहे थे, और घर से अन्य लोग भी विदा ले रहे थे। घर में पार्टी चल रही थी, और भी बहुत से लोग थे, वो भी विदा ले रहे थे, सब इनके घर से वापस जा रहे थे। तो इनके घर में पार्टी चल रही थी। अभी पार्टी कौन सी थी पहले तो इनको समझ नहीं आया। बाद में भूषण ने उन्हें शिकायत करते हुए बताया कि उनके घर में उनकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी चल रही है। अभी बेटे ने अपने पिता को बताया कि अरे आप ही की तो सिल्वर वेडिंग की पार्टी चल रही है और वे इतनी देर से आ रहे हैं। अभी बेटे ने शिकायत करी कि आप ही इतनी देर से आ रहे हैं, आपकी ही पार्टी चल रही है। अब वह सब सुनकर यशोधर बाबू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि किसी ने भी उन्हें पार्टी के आयोजन के बारे में कुछ नहीं बताया था। अभी पिताजी को तो किसी ने कुछ बताया नहीं था कि भाई पार्टी है, पिताजी जल्दी आ जाएगा, ऐसा तो आपने बोला नहीं। तो ये तो अपने समय से आए, तो जब देर से आए तो बेटा ने नाराजगी दिखाई कि आपकी ही पार्टी चल रही है और आप देर से आए। तो इनको बहुत खराब लगा कि मुझे तो किसी ने बताया नहीं पार्टी के बारे में। वैसे भी उन्हें पार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर बच्चों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने केक तो काटा। अभी बच्चों ने जिद करी होगी, केक को काटाया गया, तो इन्होंने केक तो काट दिया, लेकिन केक में अंडा होने व संध्या पूजा करने का बहाना बनाकर खाया नहीं। उन्होंने बोला नहीं, अभी मैंने संध्या शाम की पूजा नहीं करी है और मैं अंडा का नहीं खाता है, इसमें अंडा पड़ा है। इन्होंने केक को खाया नहीं। क्यों? क्योंकि इनको केक जो था वो समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और वो वहां से उठकर संध्या पूजा करने चले गए, और तब तक पूजा स्थल पर ही बैठे रहे जब तक सारे मेहमान घर से विदा नहीं हो गए। अब ये जाकर के पूजा घर में बैठ गए और वहां बैठे रहे, पूजा करते रहे, और तब तक उठे नहीं जब तक कि सारे लोग वहां से विदा नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि इनको पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेहमानों के चले जाने के बाद पत्नी के बुलाने पर जब वो बैठक में आए तो उनके बड़े बेटे ने उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट किया। अब जब पत्नी ने बहुत जिद करके इनको बुलाया कि अरे भाई आप आइए तो बैठक में, बैठक मतलब ड्राइंग रूम में, तो जब पत्नी ने वहाँ बुलाया तो इनके बड़े बेटे ने, भूषण ने, इनको एक ड्रेसिंग गाउन दिया। ड्रेसिंग गाउन जो ड्रेस के ऊपर से पहन लिया जाता है, और कहा कि इसे पहनकर कल सुबह दूध लेने जाया करें। अब ये सुबह सुबह उठ के दूध लेने जाते होंगे, तो बेटे ने वो गाउन दिया और गाउन देकर के कहा कि अब कल से आप पिताजी ये वाला गाउन पहनकर जाया करेंगे दूध लेने। लेकिन यशोधर बाबू ये सोच रहे थे कि काश
अब यशोधर बाबू के मन में क्या विचार आया कि काश उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन देने के बजाय उनसे कहता कि कल से वह उनकी जगह दूध लेकर आया करेगा। पिताजी के लिए सबसे अच्छी गिफ्ट क्या होती कि बेटा कहता, पिताजी आप अब आराम करिए, अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं, कल से दूध मैं लेकर आऊँगा। शायद ये उनके लिए ज़्यादा अच्छी गिफ्ट होती, बजाय इसके कि बेटे ने वो गाउन दिया कि कल से ये गाउन पहन करके दूध लें। दूध तो आपको लाना है, दूध तो आप ही लाएंगे, पर कल से आप ये गाउन पहन लिया करें। ये बच्चे ने कहा। यहाँ पर क्या है, ये वही अंतर्द्वंद है बच्चों। हमारे बच्चे ऐसा नहीं कि माता पिता को प्यार नहीं करते, लेकिन उनके प्यार को दर्शाने का तरीका अलग है, और पुराने लोग क्या चाहते हैं उनकी सोच अलग है। और यही जनरेशन गैप है, यही अंतर्द्वंद है दो पीढ़ियों का। एक आधुनिकता की तरफ बढ़ती हुई पीढ़ी और अपने मूल्यों को खोती हुई पीढ़ी, और एक वो पीढ़ी जो अपने मूल्यों को पकड़कर समेटे हुए रखे है और आधुनिकता को संभाल नहीं पाती, जो आधुनिकता में अपने आप को रच बस नहीं पाती है। ये वो पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी। और यही जो दो पीढ़ियों का अंतर है, इसी की वजह से परिवार में टकराहट होती है। माता पिता और उनके बच्चों में आपस में जो ट्यूनिंग है, जो उनके संबंध हैं, वो उतने अच्छे नहीं रह पाते। अगर हम अपने मूल्यों को ना खोएं, अपने मूल्यों को जीवित रखें, अपनी परंपराओं, अपने आदर्शों को साथ में लेकर अपने नए जो हमारे आधुनिकता है उसको संभालते चलें, तो शायद ज़िंदगी और अच्छी होगी। आधुनिकता में बढ़ो, हमें आगे बढ़ना है, नए नए तरीकों को अपनाओ, लेकिन अपनी जो पुरानी मूल्य हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनको नहीं छोड़ना है। आपको ये हमेशा सोचना होगा, आपको ही नहीं, हम सबको ये सोचना होगा कि हमारे माता पिता, हमारे पुराने लोग हमसे क्या चाहते हैं। हमसे वो प्यार चाहते हैं, हमसे हमारा समय चाहते हैं, हमसे थोड़ी सी सहानुभूति चाहते हैं। उनको ये गिफ्ट्स नहीं चाहिए। आप कोई गिफ्ट ना दें, उनको प्यार से दो शब्द कह दें, वो उनके लिए ज़्यादा बड़ी गिफ्ट होगी। तो ये एक बहुत ही इमोशनल सी कहानी है। होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी बहुत अच्छी है। इस कहानी पर कई बार नाटक और मंचन भी किए गए हैं। भी हम लोग इस कहानी के मुख्य पॉइंट जो थे वो सब मैंने इसमें आपको हाईलाइटेड वे में दिए हैं। आप इनको देखिएगा, पढ़िएगा, और अगर समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करके सुनिए। इस कहानी के प्रश्न उत्तर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई जोर शोर से चालू रखिए। गुड बाय।